सर्वप्रथम यहाँ पर अपने विचार को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सुभाषिनी लता जी को, जो कि फिजी से हैं, वह आएँ और अपने विचार रखें। मैम। आप सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम तथा हिंदी प्रेमियों को भी मेरा सादर प्रणाम और निसंबुला नमस्ते। सर्वप्रथम मैं अपनी वक्तव्य प्रस्तुत करने से पहले इस सम्मेलन के जितने भी संयोजक जन हैं उनको हृदय से धन्यवाद देती हूँ तथा उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इतने दूर फिजी से आमंत्रित किया ताकि मैं यहाँ पर फिजी में हिंदी की स्थिति पर प्रकाश डाल सकूं। फिजी में हिंदी भाषा शिक्षण, दशा और दिशा, इस विषय पर मैं अपना जो वक्तव्य है वो प्रस्तुत करूंगी। सर्वप्रथम देखें कि फिजी कहाँ है। जब मैं अपना परिचय देती हूँ लोगों से तो वो परिचित नहीं है कि फिजी है कहाँ। तो फिजी यहाँ से लगभग 12,000 किलोमीटर दूर दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीप देश है। और ये जो देश है ये सागर से घिरा हुआ है और यहाँ पर जो 38% प्रवासी भारतीय जो है वो निवास करते हैं और 330 छोटे छोटे द्वीपों से ये बना हुआ है। तो इस तरह से हम देखें तो फिजी और जो देश उसके करीब है जिससे आप अच्छी तरह से परिचित होंगे वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समीप ही है। तो फिजी में हिंदी का उद्भव जो है फिजी में ये 19वीं शताब्दी में भारत से आए प्रवासी भारतीयों द्वारा हुआ और ये मेरे लिए बड़े ही संयोग की बात है, संजोग की बात है। हम देखेंगे कि जो प्रवासी भारतीय यहाँ भारत से फिजी गए वो ज़्यादातर जो कलकत्ता डिपो, हम जब हिंदी के गिरमिटियों के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं फिजी में तो वहाँ कहा जाता है कि कलकत्ता जो डिपो या कोलकाता से वो प्रवासी भारतीय गिरमिटियाँ यहाँ से फिजी लाए गए। तो 42 जहाज़ों में से जो 40 जहाज़ थे वो यहाँ कलकत्ता से गए और जब मुझे ये अवसर मिला कि मैं कलकत्ता आऊँ, क्योंकि हमेशा इसके बारे में पढ़ती हूँ, तो ये संयोग के लिए बहुत ही सुलभ अवसर रहा। इन मज़दूरों में जो गिरिमिटिया मज़दूर हैं वो 1879 से वहाँ फिजी में ले जाया गया। उनको ब्रिटिश उपनिवेशक वहाँ पर थे और वे लोग अपने साथ बहुत संपत्ति नहीं ले जा सके थे, लेकिन भाषा और संस्कृति की जो संपत्ति है वो हमेशा अपने साथ वो कायम रखे और जो प्रांतीय भाषाएं जैसे अवधी, भोजपुरी, ब्रज, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी आदि भाषाएं और बोलियां वे फिजी लेकर गए। लेकिन क्योंकि वो अलग अलग प्रांत से थे तो इन भाषाओं में वे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं कर सकते थे, तो संपर्क की भाषा वहाँ पर बनी फिजी हिंदी। और कुछ कुछ लोग हिंदी भी बोलते थे, तो इसलिए जो भाषा वहाँ पर इन भारतीयों के बीच में संपर्क के लिए काम में लाई गई वो थी हिंदी और फिजी हिंदी। देखेंगे कि जो भारतीयों का इतिहास फिजी में है वो 138 ईयर्स पुराना है और जो जातीय संख्या वहाँ पर है, हम भारतीय थे जैसे मैंने पहले कहा 38% है और जो फिजियन है वो 57% है और जो हमारा संविधान है वो हिंदी, फिजियन और इंग्लिश भाषा को मान्यता देता है। तो इस तरह से फिजी में अंग्रेज़ी, फिजियन और हिंदी का बोलबाला है। भाषा की स्थिति मैंने पहले कही है कि हम बोलचाल के लिए घर में आम दैनिक बोलचाल के लिए हम फिजी हिंदी का प्रयोग करते हैं और औपचारिक स्थलों पर जैसे स्कूल में शिक्षा के लिए, धार्मिक व्याख्यान के लिए हम मानक हिंदी का प्रयोग करते हैं। मानक हिंदी में जो पाठ्यक्रम है, शिक्षा का पाठ्यक्रम है, वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है और देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। फिजी में हिंदी के इतिहास को जो हिंदी के हस्ताक्षर माने जाते हैं डॉक्टर विवेकानंद शर्मा,
उन्होंने हिंदी के इतिहास को फिजी में 3 भागों में विभाजित किया है। पहला उद्भव काल, जो गिरमिट काल से संबंधित है, और फिर विकास काल और वर्तमान काल। तो जो उद्भव काल था, गिरमिट काल, वो 1879 से 1920 के आसपास था। उस समय तो हिंदी की शिक्षा वहाँ पर नहीं बहुत उपलब्ध थी, लेकिन जो लोक साहित्य था, जो कहानियाँ थी दादा दादी की, सोहर, लोकगीत, पहेलियाँ, इनके माध्यम से हिंदी का जो संचार है, प्रचार है, वो होता रहा। और बड़ी ही सशक्त जो भूमिका वहाँ पर थी, वो थी रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस ने निभाई है। आगे बढ़ते हुए हिंदी का जो वर्तमान स्थिति है, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ कि वर्तमान स्थिति में जो अनिवार्य रूप से शिक्षा है, वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की जाती है, और वैकल्पिक रूप में 9 से 13 तक वैकल्पिक रूप में हिंदी वहाँ पर पढ़ाई जाती है। विश्वविद्यालय में बीएड के प्रोग्राम हैं, बीए के प्रोग्राम हैं, लेकिन जो चुनौती है वो है छात्रों की कमी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हिंदी की स्थिति जो फिजी में है, हम आम बोलचाल के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो विश्वविद्यालयों में है, वो छात्रों की क्षमता जो है वहाँ पर कम नज़र आ रही है। सामाजिक और धार्मिक स्थलों पर रामायण के माध्यम से गीता पाठ और जो तीज त्यौहार है, वहाँ पर हिंदी का प्रयोग होता है। और जो हमारे ईतो के स्टूडेंट्स हैं, फिजियन जो बच्चे हैं, त्रैभाषा सूत्र के अंतर्गत उनको हिंदी पढ़ाई जाती है। तो फिजी में जो एकता लाने के लिए, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने के लिए हम त्रैभाषा सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो जो जितने भी भारतीय हैं वो अंग्रेज़ी, हिंदी और फिजियन लैंग्वेज सीखते हैं, और गैर भारतीय भी फिजियन हिंदी, बोलचाल की हिंदी सीखते हैं और अंग्रेज़ी का प्रयोग करते हैं। कुछ चुनौतियां जो हमारे समक्ष है, मैं उन पर प्रकाश डालना चाहती हूँ संक्षिप्त में। वो है उच्च शिक्षा का स्तर, क्योंकि मैंने अभी कहा कि हमारे पास सिर्फ बीएड और बीए तक हिंदी की शिक्षा जो उपलब्ध है, लेकिन विद्यार्थी है जो पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी करना चाहते हैं, एमए में हिंदी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो ऐसी जो स्थिति है वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। दूसरी है जो साहित्यिक, जैसे यहाँ पर मैंने सुना कि कई साहित्यिक रचनाएं होती है, तो अभी छोटे छोटे लेख लिखे जा रहे हैं, लेकिन नए प्रकाशन जो है वो बहुत कम है। तो इस तरह से जब यहाँ आने का अवसर मिला आप लोगों के समक्ष, तो हम जो कार्य है इस पर कर रहे हैं। और हिंदी को प्रसार करने में हिंदी परिषद फिजी है, गिरमिट काउंसिल है, लेखक संघ है, और इंडियन हाई कमीशन जो है वहाँ सुवा कैपिटल सिटी में स्थित है, वो हिंदी के लिए बहुत कार्य कर रही है। तो आप लोगों का ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और हिंदी के बारे में अपने वक्तव्य कहने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैम, आपने अपनी बात रखी और गिरमिटिया मजदूर के माध्यम से संपर्क भाषा के रूप में हिंदी और फिजी में हिंदी साहित्य की क्या स्थिति है और किस तरह से वहाँ संस्थाएं कार्य कर रही हैं फिजी में हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर, और डॉक्टर विवेकानंद शर्मा के साहित्य को आपने उद्धृत किया कि वो किस तरह से वहाँ पे हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका इन विचारों को रखने के लिए, और अपनी बात समय से रखने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद आपको कि आपने अपनी बात समय से समाप्त की। अब अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहता हूं डॉक्टर गुरिंदर गिल को, जो कि मलेशिया से पधारी हुई हैं। आप आएँ और अपनी बात रखें। लिखूं मैं आज हिंदी में, भारत माँ के लिए यही मेरा अरमान है। हिंदी वो भाषा है
जो देश की आन बान मान और शान है। कभी कभी ये शब्द हिंदी के लगते हैं बिखरे हुए सितारे माँ के आंचल पर। कभी लगे बादलों की तरह प्यार बरसाते हुए, कभी लगे कि हीरों की खान है। मेरी तरफ से आदरणीय मंच और यहाँ मौजूद सभी जन को मेरा प्यार भरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, सलामत पागी फ्रॉम मलेशिया। भारतीय संस्कृति संसद और भारतीय विद्या मंदिर की ओर से आयोजित इस हिंदी के कुंभ मेले में मुझे आमंत्रित करने के लिए और इस मंच पर अपने विचार रखने का जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मलेशिया की स्वदेशी भाषाएं सोम, सुमेर और पॉलिनेशियन परिवारों की हैं। राष्ट्रभाषा मलय है, जो बहुत संख्या मलय जातीय समूह की बातर भाषा है। हालांकि अंग्रेजी का माध्यम साबा और सरावाक में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पहले से अंग्रेज़ों का राज था और हमारी वहाँ हम लोग 5वीं जनरेशन हैं। मलेशिया में मुख्य जातीय समूहों में मलय, चाइनीज़ और भारतीय भाषा शामिल है, लेकिन इसके अलावा कई और भाषाएं भी वहाँ पाई जाती हैं। ज़्यादातर मलेशियाई भारतीय दक्षिणी भारतीय के मूल हैं, इसलिए ज़्यादा लोग हिंदी वहाँ नहीं बोलते हैं। सबसे आम भारतीय बोली जाने वाली भाषा तमिल है। उत्तरी भारतीय के मूल के मलेशियाई के सबसे प्रमुख समूह सिख कौम है, जिनकी मातृभाषा पंजाबी है और वो ज़्यादातर पंजाबी ही बोलते हैं। मलेशिया सरकार 3 प्रमुख भाषाओं मलय, मैंडरीन और तमिल के प्रमुख में प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रदान करती है, लेकिन हिंदी किसी स्कूल की किसी भी कक्षा में नहीं पढ़ाई जाती है। ये बात दुखद है। जैसे भारत माता में भारत भाषा के साथ अन्य भाषाएं सिखाई जाती हैं, मलेशिया में भी ऐसा विकल्प होना चाहिए, जो प्रायः सुनने में नहीं आता है। मलेशिया में प्रवासी भारतीयों की आबादी कुल 7% है। हिंदी भाषा प्रायपत रूप में इन लोगों की जातीय और सामाजिक जटिलता का वर्णन नहीं करती है, क्योंकि वहाँ उनमें भाषा का अंतर है। वास्तव में हिंदी भाषा भारतीय जातीय और सामाजिक समूहों का संग्रह है। वे न केवल एक आम भाषा बोलते हैं, बल्कि धार्मिक परंपराओं में हिंदू मुस्लिम बड़े उत्साह से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों के आधार पर समूह पहचान की भावना भी रखते हैं और साथ में मनाते भी हैं। मेरी मातृभाषा भी पंजाबी ही है, लेकिन मैंने वहाँ देखा है कि भारतीयों की भरमार नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उन सब की संपर्क भाषा हिंदी ही है, भले ही वे राष्ट्र के किसी भी राज्य से हैं। अब बात ये उठती है कि जब हम प्रवासी भारतीय विदेशों में जाकर अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर हिंदुस्तान की अलग पहचान बनाने में कामयाब हैं, बहुत सफल हैं और हो चुके हैं, चाहे हम किसी भी प्रांत से क्यों ना हो, हमारे पास हिंदी के अलावा संपर्क के लिए कोई और भाषा नहीं है जो हमें एकजुट कर सके, सिर्फ हिंदी है। लेकिन मुझे दुख है कि भारत में सब राज्यों में एकजुट करने वाली मुख्य भाषा हिंदी क्यों नहीं है। मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। जैसे भारत में त्रिभाषा की बात है, मातृभाषा, देश की भाषा, विश्व की भाषा, वैसे ही हर देश में ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। माना कि मलेशिया में कुछ ज़्यादा लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, लेकिन वहाँ कुछ साहित्यकार हैं जो अपनी मातृभाषा के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों को हिंदी सिखा रहे हैं। हिंदी सिनेमा, हिंदी पहरावा, हिंदी खाना वहाँ के लोगों को बहुत पसंद है। सो उसी के जरिए हम लोग
उनके दिलों में हिंदी उतार रहे हैं। कई बार भारतीय गीत, संगीत, नाटक द्वारा हम उन्हें अपने देश की रीति रिवाज में शामिल करके अपनी हिंदी भाषा सिखाने में कामयाब होते हैं। जितनी शिद्दत से हम उनके बच्चों को हिंदी संस्कृति सिखा रहे हैं, उतनी ही लगन से वो सीख भी रहे हैं। माना कि ये काम थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं समझती हूँ कि नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी पूरी कोशिश जारी है। कभी मैं बच्चों को पढ़ाकर, कभी हर तीज त्योहारों में उनको बुलाती हूँ और उन्हें भारतीय संस्कृति से अवगत करवाती हूँ, और मुझे खुशी है कि मैं ये काम कर पाती हूँ। अब मुझे बताकर ये और भी अधिक खुशी होगी कि चाहे वहाँ कोई हिंदी नहीं पढ़ता है, लेकिन मेरे स्टेट साबा के हर शहर में, हर लाइब्रेरी में मेरी किताबें उन्होंने रखी हैं, और वहाँ से मुझे स्टेट लाइब्रेरी से एक प्रमाण पत्र भी दिया गया है। और उसका मतलब ये है कि हमें सरकार की ओर से सहयोग और समर्थन मिल रहा है, और ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है। अब मैं एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने रखूंगी हिंदी के बारे में। हिंदी को दोयम का दर्जा देने वालों, हिंदी को दोयम का दर्जा देने वालों सुनो, रोशनी किताब जैसी है हिंदी। हिंदी की सोच रखने वालों, पर अंग्रेजी नहीं बोलने वालों सुनो, रोशनी किताब जैसी है हिंदी। संस्कृत की बेटी हिंदी हमारा आधार है। हिंदी हर मन पर करती राज है। हिंदुस्तान की धड़कन बिखरी हुई है चारों ओर, राष्ट्रीय नवाब जैसी है हिंदी। तुलसीदास, सूरदास, प्रेमचंद, मौर्य गुप्त, तेरी मेरी हम सब की है हिंदी। कितनी ही भाषाओं को अपने आंचल में समाये, सबसे माँ सा बर्ताव करती है हिंदी। हिमालय से ऊंचे कद की हिंदी, हिंदुस्तान के मस्तिष्क का सितारा, ये चांद चमकीली सी बिंदी। प्यार की किताब कहूँ इसे, प्यार की किताब कहूँ इसे, कि जन जन की आवाज़ कहूँ, बस इतना ही कहती हूँ कि लाजवाब है हिंदी, लाजवाब है हिंदी, लाजवाब है हिंदी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंदी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जैसा कि आपने बात शुरू की इन पंक्तियों से, कभी लगे कि हिंदी हीरों की खान है, कभी लगे कि हिंदी हीरों की खान है। साथ ही आपने मलेशिया की भाषाओं की जानकारी दी और भारतीय संस्कृति पर आपने प्रकाश डाला। हिंदी भाषा की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए, और अंत में आपने जो कविता पढ़ी वो बहुत ही हृदय स्पर्शी कविता रही। तो मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं उसके लिए। और अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहता हूं डॉक्टर वीर खड़का-डोरसली को, जो कि नेपाल से आए हुए हैं। आपसे निवेदन है सर कि आप आएँ और अपनी विचार रखें। नमस्कार। मंच पे आसीन डीवी जैसे विद्वानों के समित में बैठकर कुछ बोलने का मौका मिल रहा है मुझे, और नमन है मंच को, नमन है ऊपर के मंच को, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में ऊपर के मंच में बच्चियां ज़्यादा हैं, जिन पर गर्व करके हम यहाँ बोल रहे हैं। ये मध्यम मंच बहुत मध्यम ही है, अफसोस की बात है। हम हिंदी प्रेमी साबित कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को सुनने का मन नहीं है, मन तन कुछ भी नहीं है। और मैं यहाँ एक भूल और भ्रम को सुधारना चाहता हूँ। भूल यह कि मैं नेपाल का नहीं हूँ। मेरा जन्म पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के में हुआ है। मेरे बाप दादे भी यहीं जन्म लिए हुए, इसलिए मैं नेपाल का नहीं हूँ। मेरी मातृभाषा नेपाली होने के कारण नेपाली भाषा, बंगला भाषा, मैं 2-3 भाषाओं पर पढ़ता हूँ। मेरे भाषा के प्रति लगा हुआ है, इसलिए हिंदी के प्रति भी लगा हुआ है। तो
मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है मैं नेपाल की के साहित्य की दशा दिशा, नेपाल के साहित्य की दशा दिशा के बारे में क्यों करें, हम अपनी ही देश की दशा दिशा की चर्चा अभी भी कर रहे हैं। उसकी तुलना में तो नेपाल में हिंदी भाषा बहुत ज़्यादा फलती फूलती जा रही है। मैं चंद कविताओं का अंश आप लोगों को सुनाऊंगा। जिस तरह हिंदी में कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, बांग्ला में कृतिदास ने रचना की थी, इसी तरह नेपाली में भानुभक्त आचार्य ने रचना की थी। उनकी एक पंक्ति आपको सुनाऊंगा। वह है, बड़ो दुर्लभ जानोस भरत भूमि को जन्म जन ले। अर्थ है, भरत भूमि में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। जो जन्म लेता है उसे बहुत बड़ी मुक्ति मिलती है। इसी तरह मैं नेपाल के कवि महाकवि, कई महाकाव्य हैं उनके, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, उनसे वाकिफ होंगे कविगण, हिंदी के प्रेमी भी, जिनके विषय में राहुल सांस्कृतिक ने कहा था, पंथ प्रसाद और निराला मिलकर एक देवकोटा होता है। मैंने नहीं कहा था, राहुल सांस्कृतिक ने कहा था। तो मैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा नेपाल के कवि की 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। मीठो लाग्छ मलाई तप्रिय कथा, मीठो लाग्छ मलाई तप्रिय कथा प्राचीन संसार को, हाम्रो भारत वर्ष को हिम प्रवासार को। जिसका अर्थ है, मुझे अच्छी लगती है प्रिय कथाएं प्राचीन संसार की, हमारे देश भारत की और हेम प्रभा सार की। और सच्चे अर्थ में अगर हम कहें तो नेपाली और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी होने के कारण अगर संगी बहनी बहन हैं तो दोनों भाषाएं सबसे पहले बहन और दीदी बहन है, क्योंकि दोनों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कई उदाहरण मैं दूंगा। हिंदी में कहा जाता है मैं गया, नेपाली में मो गए। हिंदी में कहा जाता है हम गए, नेपाली में कहा जाता है हमें गयों। हिंदी में तुम गए, नेपाली में तिमी गयो। कोई भिन्नता नहीं है। इस तरह अगर भाषा की इस स्थिति पर मद्देनजर रखते हुए हम नेपाल में हिंदी भाषा के प्रति के प्रेम को अगर कहें तो मैं यहाँ 1-2 पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। नेपाल के कवि ने कविता में क्या लिखा था हिंदी में। उनकी पंक्तियाँ हैं, बोलूं न बोलूं यूं बदलती नहीं है जिंदगी, बोलूं या न बोलूं यूं ही बदलती नहीं है जिंदगी, राह चलती रहती है, राह चलती रहती है, कहीं अटकती नहीं है जिंदगी। हम सभी जानते हैं भारत और नेपाल का संबंध बहुत पुराना, अति पुराना, वेद काल से है। नेपाल के लोग आज से 20-25 साल पहले शिक्षा ग्रहण करने के लिए, छोटी मोटी नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए सबसे पहले भारत में ही आते थे। अभी भी आते होंगे छोटी मोटी नौकरी करने के लिए, और भारत के लोग भी व्यापार करने के लिए नेपाल में जाते हैं। वो नौकरियां नहीं करते हैं, भाषाओं का आदान प्रदान भी करते हैं। वहाँ के लोग यहाँ आकर हिंदी सीखते हैं, तो यहाँ के लोग वहाँ जाकर हिंदी बोलते हैं, तो वहाँ के लोग भी हिंदी सीखते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। इसमें नेपाल के लोगों को हिंदी समझने में बहुत कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि देवनागरी लिपि है और हिंदी फिल्मों, धारावाहिक जो टीवी में आते हैं उसका योगदान बहुत 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 ज़्यादा है। क्योंकि मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो ये कि मैं एक घर में गया था 2-3 साल पहले,
काठमांडू के पास ही। तो बच्ची थी, वो बच्ची को मैं हिंदी में बोला करता था, वो हिंदी में थोड़ी थोड़ी बात करती थी। 2 साल 4 महीने की बच्ची थी। जब मैं घर पहुंचा तो उससे पूछा तुम्हारी माँ क्या है, तो वो हाथ ऐसा करके मैं क्या जानूं कहाँ है। 2 साल 4 महीने की बच्ची ने इस तरह जब जवाब दिया तो मैं समझता हूँ हमारे देश में राष्ट्रभाषा हिंदी न हो या न हो, नेपाल में शायद राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाएगी। इस तरह अगर हम गौर से देखें, राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल के बहुत बड़े बड़े विद्वान, देवकोटा खुद ही, मैंने जिस कवि का उल्लेख किया वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, शिक्षा उन्होंने यहाँ ग्रहण की थी। और भी विद्वान कोई ज़्यादातर बनारस विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में और यहाँ तक पुणे तक भी पहुँचते हैं। तो इन विद्वान यहाँ आए, यहाँ उन्होंने शिक्षा अर्जन की और जब लौट कर गए तो भाषा दिल में लेकर गए थे, उसको उन्होंने वहीं प्रचार किया, जिसके कारण फलने फूलने का काम अभी भी हो ही रहा है, होता जाएगा। पर्चा मुझे मिल गया है, बातें तो बहुत हैं, करेंगे फिर भी ऐसा मौका अगर ये विद्या मंदिर और भारतीय संस्कृति संसद फिर देगी तो मैं फिर उपस्थित हूँगा। आपके बारे में, नेपाल की दशा और स्थिति हिंदी की बारे में आपको और भी बातें कहूँगा। विदा लेता हूँ, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर, आपने बहुत ही सारगर्भित बातें रखी और देवनागरी लिपि और नेपाली का किस तरह का जुड़ाव है, जिससे हिंदी और नेपाली जुड़ती है। और आपने जो कविता की लाइनें रखी, बोलूं या ना बोलूं यूं ही बदलती नहीं है ज़िंदगी, राह चलती रहती है कहीं अटकती नहीं है ज़िंदगी, तो उससे मुझे द्विवेदी जी की वो पंक्तियाँ याद हो आईं कि जो मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा है वो निरंतर चलती रहती है और उसी जिजीविषा के कारण ये ज़िंदगी चल रही है। तो वो स्मरण मुझे हो आया। तो आपने कहा कि आपने राहुल सांकृत्यायन जी का भी उल्लेख किया और वहाँ के कवि लक्ष्मी प्रसाद जी का भी उल्लेख आपके वक्तव्य में रहा, तो मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। और अगले वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर राहुल बजोरन पार्सन, जो कि अमेरिका से पधारे हुए हैं, उनको निमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आएँ और अपने विचार रखें। कितना समय है? 5 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा। नमस्कार। मैं थोड़ा सा घबराता हूँ क्योंकि ये मेरी पहली बार हिंदी भाषण देना है और दूसरा कारण शायद कि मैंने शायद काफ़ी तैयारी नहीं की, लेकिन मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ और अपने शोध के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? अच्छा। ओह, आपने क्या कहा? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अमेरिका में कम से कम 40 विश्वविद्यालयों में हिंदी सिखाई जाती है। और अलग अलग संस्थानों में अनेक भिन्न भिन्न शोध होते हैं। उदाहरण स्वरूप मुक्तिबोध, नई कहानी, दलित साहित्य, भक्ति काल साहित्य, जैन साहित्य तथा अनेक अनेक विषयों पर शोध कार्य चल रहा है। एक छोटा सा उदाहरण है, ऑस्टिन टेक्सास में एक हिंदी उर्दू फ्लैगशिप है जिसमें रूपर्ट स्नेल पढ़ाते हैं, और जहाँ मैं पढ़ता था बर्कली यूनिवर्सिटी में उषा जैन पढ़ाती है। इन दोनों से टेक्स्ट बुक्स आती है, हिंदी किताबें, माने टेक्स्ट बुक्स और टीचिंग मटेरियल लिखते हैं वहाँ। इनके अलावा बहुत शोध चल रहा है, जैसे बर्कली में साउथ एशियन स्टडीज़ में वसुधा परमसिवन
रामचरितमानस के बारे में शोध करती है। शिकागो में टाइलर विलियम्स भक्ति काल साहित्य के बारे में शोध करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं। ओहायो में फिलिप लुटकेंडोर्फ रामचरितमानस के बारे में, और बोल्डर में पढ़ाता हूँ, बोल्डर यूनिवर्सिटी कोलोराडो में। और मेरा रिसर्च असल में इसी विषय पर है। हिंदी साहित्य जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के बाहर होता है, जैसे बंगाल में, खासतौर पे बंगाल का हिंदी साहित्यिक इतिहास के बारे में। अच्छा, आगे इसके अलावा कुछ लोग हिंदी में लिखते हैं अमेरिका में, कभी कविता, कभी कहानियाँ, और कुछ लोग हिंदी भाषा वेबसाइट्स का संचालन करते हैं। कुछ नाटक भी है। तो मेरे विश्वविद्यालय में हमारे छात्र जो भाषण विज्ञान और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, अक्सर हिंदी और उर्दू पढ़ते हैं। माने हमारे विभाग में आते हैं हिंदी पढ़ने के लिए। और जो लोग योग, भक्ति, प्राचीन भारतीय सभ्यता, इतिहास, कला और दर्शन की ओर आकर्षित है, वो भी पढ़ने आते हैं। तो मेरी बात यह है कि हिंदी बहुत उपयोगी है ये सब विषय पढ़ने के लिए। और अंत में सबसे अधिक शायद वहाँ माने अमेरिका में हिंदी फिल्में और संगीत बहुत लोकप्रिय है। आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन अगर मैं सच बताऊं, थोड़ा ऑफ स्क्रिप्ट जाऊंगा अभी। हमारी स्थिति अमेरिका में अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सच बताऊं, सख्त राष्ट्रवादी के कारण हमारे नेता, तथाकथित नेता और राजनीतिक वर्ग हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का महत्व नहीं समझते हैं। तो इसका मतलब, हाँ क्या? हाँ, अच्छा, हाँ। राष्ट्रवादी भाव के कारण शायद सब विदेशी भाषाओं का आर्थिक सहयोग कम हो जाता है। ये बहुत खराब बात है। तो लेकिन आशा है, आम जनता समझते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का महत्व क्या है, और इतना महत्वपूर्ण है हमारे संबंध, हमारी दोस्ती, अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है ना? अच्छा, और ये भाषा के माध्यम से होता है आमतौर से, संस्कृति और भाषा के माध्यम से, मेरे ख्याल से। तो आम जनता समझते हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय में बहुत हिंदी वेल विशर्स, हिंदी सेवक आते हैं हमारी मदद करने के लिए। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पिछले साल हमारे हिंदी लेक्चर जो है वो बीमार थे 2 हफ्ते और नहीं आ पाए। तो क्या हुआ, कम्युनिटी से बहुत हिंदुस्तानी लोग मुझे ईमेल भेज देते हैं कि मैं तैयार हूँ, मैं हिंदी सिखाऊंगा आप लोगों के लिए। तो छात्र तो 2 हफ्ते की छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन कम्युनिटी से लोग आते हैं, और हमारे जो इवेंट्स जो है बहुत लोग आते हैं, और वो समझते हैं हिंदी का महत्व कितना महत्वपूर्ण है, हिंदी का इम्पोर्टेंस समझते हैं आम जनता में। अच्छा, एक और बात, बहुत समय नहीं इस्तेमाल करूँगा। तो एक और बात है, और ये असल में सवाल है। अच्छा, विषय थोड़ा सा बदलता है अभी। हिंदी भाषी क्षेत्र के बाहर हिंदी साहित्य का क्या क्या खासियत है, क्या विशेषता होती है? एक फ्रेंच दार्शनिक है, असल में 2 फ्रेंच दार्शनिक है, गिल डिलूज और फिलिक्स कोठारी। उन्होंने कहा कि
अपने क्षेत्र के बाहर उभरने वाले साहित्य पर एक विचार को जन्म दिया डिलूज और गुथारी ने। वो कहते हैं कि डिटेरिटोरियलाइजेशन, तो ये एक अंग्रेजी शब्द डिटेरिटोरियलाइजेशन, और अभी मैं एक नया शब्द बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अक्षेत्रीयकरण। तो ये लेकिन इसका मतलब हाँ, वो कहते हैं कि ये बहुत प्रभाव डालते हैं मैंने ये हिंदीतर साहित्य पर। मुझे लगता है कि कलकत्ता के साहित्य और फिजी और मॉरिशस और अमेरिका के हिंदी साहित्य और लेखन की समृद्धि इसी परिप्रेक्ष्य या संदर्भ से आती है। इसका खुलेपन, साझा संस्कृति, अनेक प्रभाव और क्रांतिकारी भाव इस डिटेरिटोरियलाइजेशन या अक्षेत्रीयकरण से आता है। और इसके बारे में मैं आप लोगों से आप लोगों की राय सुनना चाहता हूँ। कौन? अच्छा, तो मेरा शोध कलकत्ता के हिंदी साहित्य पर है और मैंने बहुत नज़दीकी से अलका सुरावगी और मधु खंखरिया और प्रभा खेतान के साहित्य को पढ़ा। और अभी मैं इस विषय पर एक किताब लिख रहा हूँ। तो ये प्रवासी साहित्य जो है मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे डिलूज ने कहा, इसका खासियत या विशेषता कि बहुत अलग अलग प्रभाव डालते हैं इसमें। और इसका डिटेरिटोरियलाइजेशन का मतलब एक तरह का आज़ादी है माने साहित्य कैनन से। तो अगर बाद में समय है हम इसके बारे में कुछ बातचीत कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तो मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ क्योंकि मुझे और लोगों से सुनने की इच्छा है। और आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ मेरे विचारों को सुना और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने अमेरिका में हिंदी के प्रचार प्रसार, शिक्षा और राजनीतिक स्थितियों का उल्लेख करते हुए अपने शोध की तरफ भी इशारा किया कि आपका शोध किस दिशा में चल रहा है। तो अब अगले वक्ता के रूप में मैं प्रोफेसर नवीन चंद लोहानी जी को आमंत्रित करता हूं, जिनका कार्य चीन में रहा है। वो वहाँ के विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं, समकालीन साहित्य, प्रवासी हिंदी साहित्य के विशेषज्ञ एवं अनुवादक हैं। और आप प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में भी कार्य कर चुके हैं। तो सर मैं आपको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें हिंदी को लेकर हो रही हैं सुबह से, कल से और परसों से। भारत में और भारत के बाहर हिंदी की जो स्थिति है उसका मूल्यांकन करने के लिए ये जो संगोष्ठी आयोजित की गई, उसके लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ मुझे बुलाने के लिए। और मैं हमारे अध्यक्ष जी और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। एक अच्छी संख्या में हम लोग यहाँ पर विचार कर रहे हैं हिंदी के संबंध में। मैं चीन में हूँ इन दिनों और पिछले 1 वर्ष से लगभग चीन में रहते हुए मेरा जो अनुभव है चीन को लेकर, ख़ास तौर से एक अध्यापक के तौर पर जब मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ संघाई में, तो मैंने ये देखने की कोशिश की कि भारत और चीन का संबंध कितने पुराना संबंध है, कैसे बौद्ध धर्म से लेकर आज तक हम एक अलग तरह की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ते जुड़ते पड़ोस में रहते हुए किस तरह से अलग अलग मुद्दों पर विचार करते हैं। तो मैंने अनुभव किया कि चीन आज भी भारत के लिए बड़ा अपहचाना सा देश है। जब मैं चीन पहुंचा तो मुझे भी बहुत कम सूचनाएं चीन के बारे में थी और मुझे भी ये ध्यान है कि हमारे विद्यार्थी या हमारे साहित्यकार बंधु या जिनसे मेरी कल से अब तक बातचीत हो रही हैं, मुझे लगता है भारत वालों के लिए चीन वास्तव में अभी भी बड़ा अपरिचित देश है। कारण राजनीतिक रहे होंगे, कारण हमारे सामरिक और हमारे पड़ोसी देश होने की वजह से भी हैं, कुछ एक 1962 का जो हमारा युद्ध है उसके परिप्रेक्ष्य में भी कुछ हमारे ग्रंथियाँ हैं। लेकिन आज का चीन
भारत के लिए बहुत ज़रूरी है समझना। ख़ास तौर से अगर हम समझते हैं कि भारत को उन्नति करनी है तो चीन से हमें एक मित्र और एक सहयोगी की तरह आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारे देश की जो सांस्कृतिक, हमारे देश की सामाजिक, हमारे देश की आर्थिक और हमारे देश की जो साहित्यिक विरासत है वो साथ साथ आगे बढ़ सकती है। इधर चीन में रहते हुए मुझे जो अनुभव हुए हैं उनमें मेरा सोचना है कि चीन के लोग भारत को बहुत अच्छे मित्र के तौर पर देखते हैं। एक जो बाउंड्री है, जो युद्ध की बात बीच में डोकलाम को लेकर बहुत तनावपूर्ण खासतौर से मीडिया की तरफ से चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था उन दिनों कि शायद कुछ ऐसा गड़बड़ फिर ना हो जाए। लेकिन आपको ताजुब होगा ये जान के कि वहाँ रहते हुए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हम कभी किसी कठिनाई में आने वाले हैं। और चीन के जो मित्र लोग हैं, जो साथी हैं, जो अध्यापक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो विदेशों के लोग वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, मैंने उनके बीच भी अनुभव किया कि चीन अब एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका के बराबर का देश हो गया है, जो आर्थिक तौर पर बहुत समृद्ध है, तकनीकी तौर पर बहुत समृद्ध है। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पर चीन से बहुत ज़रूरी चीज़ें हमें अब सीखनी चाहिए। और हम अमेरिका और यूरोप के पीछे बहुत दिन से भाग रहे हैं, और अमेरिका और यूरोप हमको युद्ध का सामान ज़्यादा बेच रहा है। हमारी बाकी चीज़ें जो भी हो रही हैं उनसे हम अपने आर्थिक संसाधनों को उस पर खर्च कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर बातचीत होती रहेगी, क्योंकि चीन के बारे में मेरा सोचना है अगर भारत को आगे बढ़ना है तो चीन से दोस्ती बहुत ज़रूरी है। जो साहित्य के संदर्भित मेरा विषय है, मैंने चीन में अध्यापन और चीन के अनुवाद, चीन में जो हिंदी और भाषाओं का अनुवाद हो रहा है उस पर बातचीत अपनी रखी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चीन में इस समय 15 विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर हिंदी पढ़ाई जा रही है। 15 विश्वविद्यालयों में हिंदी के अलावा बांग्ला पढ़ाई जा रही है। बीजिंग में एक विश्वविद्यालय है, पीकिंग यूनिवर्सिटी। संस्कृत 3 विश्वविद्यालयों में इस समय वहाँ पर पढ़ाई जा रही है। एक शियान विश्वविद्यालय है, एक बीजिंग का पीकिंग यूनिवर्सिटी है, एक संघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी और एक फुदान विश्वविद्यालय में। तो ये इस समय भारतीय भाषाओं के तौर पर वहाँ पर उर्दू, संस्कृत, हिंदी, बांग्ला ये भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। और हिंदी का जो विस्तार हुआ है चीन में वो पिछले 10 सालों में अभूतपूर्व है। सन 2005 से अब तक वहाँ पर 10 बड़े विश्वविद्यालयों में हिंदी पाठ्यक्रम शुरू हुआ है। आपको ये जानकर ताजुब होगा कि चीन में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी लगभग ग्रेजुएशन होने के बाद रोजगार पा जाते हैं। उनका जो अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है और जिस तरह से वो पढ़ रहे हैं और जिस तरह से भारत में व्यापारिक चीज़ें बढ़ रही हैं, उससे उन सब विद्यार्थियों को रोजगार की संभावनाएं पर्याप्त हैं। इसलिए वे सब विद्यार्थी जो हिंदी पाठ्यक्रम को मेजर के तौर पर लेते हैं और जो बाद में भारत में या चीन में या अन्य देशों में चीन की कंपनियों के प्रतिनिधि के तौर पर उनके सरकारी कार्यक्रमों में या अध्यापक के तौर पर हिंदी पाठ्यक्रम चला रहे होते हैं। अभी चीन में लगभग मुझे बीजिंग में हमारा भी एक बड़ा सेमिनार हुआ था जिसमें दक्षिण एशियाई देशों में हिंदी कैसे पढ़ाई जा रही है इस पर विचार किया चीन के लोगों ने। फिर उन्होंने यूरोपीय देशों में हिंदी कैसे पढ़ाई जा रही है इस पर एक सेमिनार किया। और आपको ताजुब होगा ये देख करके कि लगभग मुझे 50-60 ऐसे नौजवान अध्यापक मिले वहाँ पर जो हिंदी में न केवल अध्यापन कर रहे हैं बल्कि हिंदी की रचनाओं का चीनी में अनुवाद कर रहे हैं। और इस समय अभी अभी इस समय जो 50 लोग लगभग अनुवाद कर रहे हैं 60 से 65 किताबों का। मैं अभी कुछ सूची आपके सामने आगे बताऊंगा, लेकिन हिंदी में उसके बरक्स अगर हम देखते हैं तो चीनी से हिंदी में अनुवाद बहुत कम हो रहा है। ये उनकी आपत्ति भी है, उनका सोचना भी है कि चीन के महत्वपूर्ण साहित्य को अगर मैं अभी पूछूंगा तो शायद हो सकता है हमारे बहुत सारे साथियों के चीन के 5 साहित्यकारों का नाम पता नहीं होगा। ये मुश्किलात हैं हमारे सामने। इसके बरक्स अगर हम चीन में देख रहे हैं तो चीन में भारतीय साहित्य को, भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए काफ़ी भाई अगर 1 मिनट है तो बंद करता हूँ, आप थोड़ा समय दीजिए। हाँ, अभी कम लोग बचे हैं। चीन में इस समय भारतीय समुदाय के काफ़ी सारे लोग हैं। अभी एक सेमिनार समाचार आज टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है मुंबई संस्करण में। 18,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे इस समय भारत के चीन में अध्ययन कर रहे हैं। चीन में चाइना रेडियो एक है जिसमें हिंदी के कार्यक्रम चलते हैं, टेलीविज़न में हिंदी के कार्यक्रम चलते हैं। भारत के जितने समुदाय वहाँ पर हैं वो सारे लोग हिंदी में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। अभी संघाई में हम लोगों ने मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन का पूरा मंचन देखा और उसमें बहुत सारे चीनी दर्शक शामिल थे। भारत के जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं, आपको ये जान के भी खुशी होगी कि उसके
लगभग 50% से ज़्यादा दर्शक चीनी लोग होते हैं, और वो भारतीय बॉलीवुड से लेकर के भारतीय शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय विधाओं को, तमाम चीज़ों को जानना चाहते हैं आज के दिन, और इसलिए इस तरह के आयोजन वहाँ पर व्यापक तौर पर हो रहे हैं। और चीन के जो विश्वविद्यालय जिनमें मैंने अभी आपको हिंदी अध्ययन की बात कही, वो दक्षिण पश्चिम से लेकर के पूर्व से लेकर उत्तर और दक्षिण तक सभी क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्र के तमाम बड़े महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय जो चीन की केंद्रीय सरकारें और चीन की राज्य सरकारें चला रही हैं, उन सब में हिंदी अध्यापन इस समय वो करा रहे हैं। और हर साल 100 से ज़्यादा नए बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, और अभी कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन मास्टर्स के तौर पर, जैसे 3 विश्वविद्यालयों का तो मुझे ध्यान है जहां मैं पढ़ा रहा हूं, संघाई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, पीकिंग विश्वविद्यालय और शियान विश्वविद्यालय, इनमें MA स्तर पर भी हिंदी का अध्ययन हो रहा है। और संस्कृत अध्ययन, हिंदी अध्ययन के अलावा बंगला, मैंने जैसे कहा रविन्द्रनाथ टैगोर जी बहुत लोकप्रिय हैं वहाँ पर। और आपको ताजुब होगा, संघाई में एक बहुत बड़ा पार्क है जो साहित्यकारों को लेकर बना गया है, तो भारत के प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति लगी हुई है। ये बहुत बड़ी विरासत है चीन और बंगाल की। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, इस समय चीन भारत के संबंध जोड़ने के लिए कई तरह के नए काम भी कर रहा है। जैसे हमारा परंपरागत जो साहित्यिक अनुवाद है, आपको ये जान के खुशी होगी कि वेदों का अनुवाद चीनी में हो चुका, महाभारत रामायण का अनुवाद चीनी में हो चुका, सूरसागर रामचरितमानस का अनुवाद चीनी में हो चुका। पहले ये अनुवाद रूसी से या चीनी से अंग्रेजी से होते थे, लेकिन आजकल ये सीधे सीधे अनुवाद हिंदी से चीनी में हो रहे हैं। और ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि पहले जो अनुवाद होता था वो रूसी अनुवाद चीनी में आता था या अंग्रेजी अनुवाद चीनी में आता था, तो बहुत स्पष्ट नहीं होता था। मेरा विश्वविद्यालय जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, उसके मेरे जो शिक्षक साथी हैं, वो अभी जयशंकर प्रसाद के नाटकों का अनुवाद चीनी में कर रहे हैं, एक उपन्यास का अनुवाद चीनी में कर रहे हैं, चीनी से हिंदी में कर रहे हैं अभी, बल्कि वो छप रहा है। अभी एक 12 तारीख को एक सेमिनार आगरा में है, तो वहाँ उन्होंने उसका एक हिस्सा छपने के लिए दिया है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं इस दौर में कि चीन और भारत के संबंध में साहित्य की भूमिका क्या हो सकती है और साहित्यकारों की क्या भूमिका हो सकती है। इस रूप में लगभग अभी तक मेरे संज्ञान में जो आई हैं बातें, 400 भारतीय पुस्तकों का, जिसमें संस्कृत की कुछ किताबें हैं, अधिकांश हिंदी की हैं, अनुवाद चीनी में हो चुका है। ये बहुत बड़ा नंबर है, 400 किताबें। आप अंदाज कीजिए कि हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्यकारों को, जिनको शायद हमारे यहाँ के विद्यार्थी नहीं जानते होंगे, कई महत्वपूर्ण अनुवाद वहाँ पर हो रहे हैं। अभी प्रेमचंद की चयनित कहानियों का अनुवाद वहाँ पर हुआ। वहाँ पर तुलनात्मक साहित्य और लोक साहित्य पर कल चर्चा हो रही थी, उस पर चीनी में किताबें छप गई। बौद्ध धर्म को लेकर के बहुत सारी किताबें छप गई। और सूरसागर, कबीर दोहावली, गोदान, भारतेंदु नाटकावली, जयशंकर प्रसाद की चयनित रचनाएं, मृगनयनी, दीपदान, दीपशिखा, शेखर एक जीवनी, तमस, मैला आंचल, अंधेरे बंद कमरे, राग दरबारी, परिंदे, आपका बंटी, एक सड़क 57 गलियाँ, रेहन पर रघु, भारत और चीन, ये इस तरह के हिंदी के पुराने से लेके आज तक के महत्वपूर्ण रचनाओं को चीनी में लोग अनुवाद कर रहे हैं, इस नाते कि भारत को, पुराने भारत को भी समझें और आधुनिक भारत को भी समझें। और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि अगर ये अनुवाद वहाँ पहुँचेगा तो भारतीय समाज को वो समझ पाएंगे, भारतीय परंपराओं को समझ पाएंगे और भारत की संस्कृति को समझ पाएंगे, और इस नाते भारत चीन में संबंधों का विकास होगा। मुदड़ा साहब से मेरी बातचीत हो रही थी जब मैं यहाँ पर आया था कि संघाई में, चीन में भारतीयों को खूब आना चाहिए। चीन भारत के संबंध में विकास के लिए ये जो साहित्यिक आयोजन है, ये जो सांस्कृतिक आयोजन है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। मुझे बता दिया गया मेरा समय समाप्त हो गया है, लेकिन मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन किया था, चीन थोड़ा भौगोलिक रूप से बड़ा देश है, थोड़ा ज़्यादा समय दे दें। और ये इसलिए नहीं कि मैं चीन से आया हूँ, मैं इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ, मैं इसलिए महत्वपूर्ण तौर पर ये बात रखना चाहता हूँ क्योंकि चीन इस समय भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है मेरे हिसाब से। अगर इस देश को उन्नति करनी है तो चीन आज हमसे कम से कम 30 से 40 साल पहले आगे पहुँच चुका है, तकनीकी तौर पर, पूंजी के संदर्भ में, सामाजिक उन्नति। आप देखेंगे, आपको ताजुब होगा कि वहाँ रात को अकेली महिला टैक्सी लेकर आपकी ड्राइवर हो सकती है, रात को 12 बजे अकेली महिला गहनों से लद करके जा सकती है। सुरक्षा भाव इतना ज़बरदस्त वहाँ पर आया, बराबरी का भाव बहुत ज़बरदस्त आया, अध्ययन की बहुत अच्छी परंपरा है। मैं विद्यार्थियों को देखता हूँ, वो जो हमारे विद्यार्थी BA कर रहे हैं, कोई लोकल विद्यार्थी नहीं होते, पता चलता 1300 किलोमीटर से आके आदमी संघाई पढ़ रहा है और संघाई का बच्चा जा करके 1200 किलोमीटर 800 किलोमीटर कहीं और पढ़ रहा है। ये वहाँ पर विकास हुआ है।
तो हमारे जो अध्ययन परंपरा में है, हमारे अनुवाद परंपरा में है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा में है, चीन का बहुत बड़ा योगदान है। खासतौर से हम जब बौद्ध परंपराओं को देखते हैं तो पाली और संस्कृत को लेकर के वहाँ लोगों की बहुत रुचि है। इस बार हम लोगों ने अपने यहाँ संस्कृत अध्ययन शुरू किया। आपको ताज्जुब होगा, पहली बार मैं मेरठ में पढ़ाता हूँ, सामान्य तौर पर मुझे वापस 2 साल बाद मेरठ ही आना है। हम वहाँ संस्कृत के लिए रजिस्ट्रेशन देखते हैं तो बड़ी मुश्किल लगती है। मैंने चीन में संस्कृत शुरू करवाया, पहले साल में 55 बच्चों ने प्रवेश लिया। आपको ताज्जुब होगा, पहले साल में, और वो चाहते हैं कि ये परंपरा कंटिन्यू रहे। तो इसलिए मैं साहित्य से भी ज़्यादा जो संबंध समझता हूँ, सांस्कृतिक तौर पर चीन भारत का जो संबंध है वो इस परंपरा से आगे बढ़ेगा। आपने यहाँ पर इस तरह का जो आयोजन किया है, इससे हम विभिन्न देशों की परंपराओं को समझ रहे हैं। और मैं इस समय अगले 1 साल तक और चीन में हूँ, तो इसलिए समझता हूँ अगर आप लोग इस तरह के आयोजनों को चीन में करते हैं, चीन से जुड़ते हैं, या चीन वालों को यहाँ पर बुलाकर उनकी बात सुनते हैं। और अभी हम लोगों ने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है, हमारे विश्वविद्यालय में भी भारत के लोग आके अपना व्याख्यान देते हैं। वो भारत चीन संबंधों पर देते हैं, वो भारत चीन की सांस्कृतिक परंपरा पर देते हैं, वो भारत के धर्म दर्शन पर देते हैं, वो भारत की भाषाओं पर देते हैं। उससे एक बातचीत शुरू हुई ताकि हमारे दोनों समाजों में दोस्ती बढ़े और भारत उन्नति करे और ये देश हमारा शांति के साथ आगे बढ़ सके। मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत ही अच्छा वक्तव्य रहा आपका। आपने चीन में हिंदी शिक्षण एवं अध्यापन, सांस्कृतिक पक्ष को लेकर और किस तरह से चीन में हिंदी शिक्षण चल रहा है और हिंदी का प्रचार प्रसार कैसा है, अनुवाद की स्थिति वहाँ पर कैसी है, इस पर आपने अपनी बात रखी। और अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर रुखसाना जामा सानू को, जो कि बांग्लादेश से आई हुई हैं। वो एक कवयित्री हैं, लेखिका, पत्रकार और समाज सेवा कार्य में भी संलग्न हैं। तो आप मैम आएँ और अपनी बात रखें। अंतर्जातिक सम्मेलन हिंदी भाषा और साहित्यिक नॉन हिंदी प्रोविंसेस एंड अब्रॉड, दिशा और दशा, और आयोजन किया है भारतीय सांस्कृतिक संसद। इस प्रोग्राम के सभापति, विशेष अतिथि और भारत के सब राज्य से ज्ञानी व्यक्ति वर्ग जो आए हैं, साहित्यिक, पत्रकार और आमंत्रित अतिथि, सबों को मेरा सम्मान, प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ मेरे बांग्लादेश की 16 करोड़ जनता का प्यार, नमस्कार आप ग्रहण करें। तीन दिन से मैं सुन रही हूँ जो सब बात, सभी की स्पीच इतनी मूल्यवान थी। यहाँ एक बात बार बार उठी है पेरेंट्स के बात, तो ये तो बहुत बड़े मायने रखते हैं। जो पेरेंट्स पहली अभिभावक होती है, वो बेस्ट एजुकेटर है वो अपनी चाइल्ड के लिए, कि वो किधर दिशा ले जाती है, वो एक दिशारी बन के काम करती है। अभी हम लोगों को सबों को मालूम है कि पूरा ग्लोबल में राजनीति में जो काला बादल छाया हुआ है, ये काला बादल कब कटेगा, किस तरह से कटेगा, किसी को मालूम नहीं। पर जिस तरह से एक आवाज़, एक पत्र से इनवाइट मिला और सबों ने दूर दूरांतों से चले आए, ये साहित्य प्रेमी ने, इससे पता चल रहा है सब अगर एक हो जाए तो ये विभाजन की नीति खत्म हो जाएगी। और ये विभाजन की नीति खत्म करने के लिए साहित्यकार, पत्रकार का सबसे बड़ा सहयोग रहता है। जब जब मूवमेंट हुआ है, ये साहित्यकार, पत्रकार ने कलम के जरिए से जो युद्ध किए हैं, इनको तो सम्मान हमेशा मिलना चाहिए। और रह गया लैंग्वेज की बात, अगर आप किसी से प्यार करें तो पहले उसकी भाषा को समझें, उस इंसान से मोहब्बत करें,
उसकी भाषा से मोहब्बत करे, तब उसके नज़दीक मैं जा सकूँगी या आप जा सकेंगे। वो जिसकी भी भाषा जिस तरीक़े से भाषा हो ना कहे। अब रह गया ये भारत में हिंदी लैंग्वेज के बारे में जो बात चर्चा चल रही है, तो यहाँ काफ़ी प्रोविंसेस है। हमारे बांग्लादेश में एक ही प्रोविंस था जो हमने भाषा के लिए युद्ध किया था और वो हमें मिल गया। इसके लिए भारत सरकार का भी सहयोग बहुत ज़्यादा था। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इस मंच से। मेरी राष्ट्र की भाषा बांग्ला है। फर्स्ट लैंग्वेज, राष्ट्र का लैंग्वेज ही बांग्ला है, और सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। मैं रूट लेवल में काम करती हूँ, तो वहाँ 48 लैंग्वेज में गांव में बात करने वाला इंसान मिला है, जो हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ये ब्रिजिंग सिस्टम से उन लोगों को स्कूल में लाया जाए। अचानक अगर उन लोग स्कूल में आके बांग्ला सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, वो अपने घर में केला का आवाज़ कुछ दूसरे किस्म का शब्द इस्तेमाल किए हैं। अचानक आने से उनको ज़हनी परेशानी या रिसीव में जो परेशानी होती है, इसके लिए हम लोगों ने काम कर रहे हैं तो किस तरह से मातृ लैंग्वेज को स्टेबल करके उसके बाद ब्रिजिंग सिस्टम में ले जाया जाए, ये हमारे देश में चल रही है। अब रह गया हिंदी लैंग्वेज। हमारे कंट्री में हिंदी लैंग्वेज की कोई कहीं ये नहीं है, सिर्फ गाना सुना जाता है, फिल्म देखा जाता है, और औरतों ने यहाँ तक कि झगड़ा भी कर लेती है हिंदी सीरियल देखने के लिए। हर घर में इस झगड़ा माने सिलसिला ज़्यादा बढ़ गया है, तो हिंदी सीरियल सब वो देखती है, और आम तौर से वहाँ केबल नेटवर्क से ये चला आता है। और रह गया जो हमारे वहाँ कुछ रहते हैं मारवाड़ी जो हिंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और कुछ बिहारी हैं वहाँ, यानी कि जब आसाम बंगाल रेजिमेंट था, यानी कि बिफोर पार्टीशन आफ्टर पार्टीशन यहाँ से कुछ बिहारियों ने नौकरी लेकर के वहाँ गए थे, तो उन्होंने रेलवे वर्कशॉप में नौकरी करते थे, तो वहाँ से कुछ बिहारियों रह गए थे, तो वो बिहारियों की आबादी भी है थोड़ा, कुछ जगह पे वहाँ हिंदी से बात करते हैं उन लोग, हिंदी उर्दू मिक्सचर बात चलता है। और रह गया हमारे यूनिवर्सिटी में उर्दू एक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, पर छात्रों की कमी है, पर हिंदी लैंग्वेज नहीं है। थोड़ा जर्मन है, कुछ पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कहीं जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और चाइना लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अकॉर्डिंग टू नीड स्टूडेंट उस हिसाब से वो डिपार्टमेंट ओपन किया जाता है। और ये छोड़ा के हमारे कंट्री में कैपिटल सिटी में तो ये स्कोप है, वहाँ मेरे जानकारी में तो नहीं है। और यहाँ जो सब बात उठी है, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी ये छोटी सी जेहन से एक आइडिया शेयर करना चाहती हूँ। ये नहीं है जो आप ये आइडिया ले भी सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं। ये जो आवाज़ उठी है, जो आवाज़ हमारे बुज़ुर्गों ने उठाई है, तो बुज़ुर्गों से मेरी इल्तिजा है, इसकी सिलसिला जारी रखिए, क्योंकि आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज लिंकअप के लिए काफ़ी ज़रूरी है। मैं जब यहाँ बांग्लादेश से यहाँ आती हूँ, हिंदी जब बोलती है किसी से, तो पीपल खूब कंफर्ट फील करती है, मेरे नज़दीक आती है। इसके लिए आप लोगों को चार्टर तैयार करने होगा, इसका मेरिट डिमेरिट क्या है, कितना सा है, और ये चार्टर तैयार करके आपको सरकार के गोल टेबल में बैठक में बार बार बैठनी होगी। उसके बाद आप राज्य सरकार के साथ बैठिए, हर राज्य सरकार के साथ बैठिए, बैठने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बैठिए। उसके बाद आपको सरकार के सपोर्ट के बिना आप इसको स्टेबल करना काफ़ी मुश्किल है, पर आवाज़ उठानी होगी। खैर टाइम की ये है, मैं और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया, मैं जो तो बांग्लादेश में मेरी सिर्फ बंगली ज़ुबान है, क्यों बुलाया गया मैं यहाँ के समझी नहीं। मुझसे भाषा से प्यार है, हर साहित्यिक को भाषा से प्यार होता है, सिर्फ अनुवाद से नहीं होगा, आपको पाठक बढ़ाने होगा। तो जैसे मैं एक पाठक हूँ, तो ये ज़रूर भारतीय सांस्कृतिक संसद को पता था, इसी वजह से उसने मुझे बुलाया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, मैं अपने आप को ऑनर फील कर रही हूँ। लास्ट में हम उनको थैंक्स जनाने चाहती हूँ जो उन्होंने मेरा बात सुने
और भारतीय संसद संस्कृति के चेयरमैन डॉक्टर BD मुद्रा, वाइस प्रेसिडेंट SK दमानी, सेक्रेटरी RJ सुरेखा, विजय झुमझुमवाला, कॉन्फ्रेंस कन्वेनर डॉक्टर BL शर्मा और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सूफिया यास्मीन, और यहाँ जो बैठे हैं आप लोग सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, थैंक्स। मैं एक पोएम पढ़ना चाहती हूँ अगर आप लोगों की अनुमति मिले। मेरी इच्छा थी, जेहेतु बंगाल में आए, एक बंगला कविता पढ़ना चाहती थी, एक हिंदी, और मेरी लिखी हुई है। गलती हो जाए तो आप लोग मुझे। मेरी कविताओं के शीर्षक है मुझे तो चाहिए वो पहली सी जिंदगी। मुझे तो चाहिए वो पहली सी जिंदगी जो मैंने सुनी थी अपने पुरखों से कहानी, जहाँ पर रहते थे सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम। ना था आंगन में बेढ़ा न दरवाजे पे बंदिश, सूखी रोटियों में भी मिलती थी सुख शांति। मुझे तो चाहिए वो पहली सी जिंदगी। मुझे तो चाहिए वो पहली सी जिंदगी जो मैंने सुनी थी बाप दादा से कहानी, जहाँ बरसती थी रस्मों की लड़ी, कहीं तो जलता दिया और कहीं मोमबत्ती। ना थी रिश्ता छूट जाने का गम न लूट जाने का। मुझे तो चाहिए वो पहली सी जिंदगी। मुझे तो चाहिए वो पहली सी जिंदगी जहाँ नजरुल रबी ठाकुर कभी बटा नहीं, कभी बिहार कभी बंगाल कभी लाहौर कभी दिल्ली। मेरी पुरखों की हर जगह प्यार की निशानी, किस तरह भूल जाऊं मैं ये दर्द भरा कहानी। मुझे तो चाहिए वो पहली सी जिंदगी। मैं क्या बंगला पढ़ूं? इजाज़त है? अच्छा, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत आभार आपका। आपने बांग्लादेश में हिंदी शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर और हिंदी शिक्षण की स्थिति को लेकर अपने विचार व्यक्त किए।